हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज के इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे 29 सितंबर को हुए फर्स्ट शिफ्ट वाले एग्जाम का। और आज के इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे पेपर 1 का। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो कॉमर्स के पेपर का एनालिसिस शाम को करेंगे हम 7-8 बजे के आसपास, जिसमें हम शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों ही शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस करेंगे और साथ ही हम आपको क्वेश्चंस के आंसर के साथ डिस्कस करेंगे ताकि आपको पता चले कि आपका आंसर जो है वो ठीक रहा या फिर ठीक नहीं रहा। तो अगर कॉमर्स का एनालिसिस देखना चाहते हो तो उसका एनालिसिस शाम को किया जाएगा। अभी पेपर 1 का फटाफट से एनालिसिस हम लोग कर लेते हैं। सो गाइस देखिए, जो क्वेश्चन पे मैं डाले हैं मैंने यहाँ पर, ये स्टूडेंट्स ने मुझे कन्वे करे हैं और जो क्वेश्चन उनको याद रहे उन्होंने मुझे बता दिए हैं। स्टूडेंट्स का फीडबैक ये था कि ओवरऑल जो पेपर था वो इजी रहा है बाकी शिफ्ट के कंपैरिजन में। तो जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं इनको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, पेपर ईजी आ रहा है आप लोगों का। एक दो क्वेश्चन देखिए, हर एक शिफ्ट में 2-4 क्वेश्चन टफ डाले जाते हैं, वो जानबूझ के किया जाता है। तो 2-4 क्वेश्चन डेफिनेटली टफ क्वेश्चन थे, लेकिन ओवरऑल अगर पेपर की बात करें तो ओवरऑल पेपर जो था आपका मॉडरेट लेवल का था, मॉडरेट से बल्कि नीचे ही था, इजी तो मॉडरेट लेवल का था। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पर किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं, तो डेटा इंटरप्रिटेशन का ऑलमोस्ट सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन आ गया जैसे कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन दिया हुआ था। तो ऑलमोस्ट सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिला है। इस वजह से स्टूडेंट्स ने डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। वैसे मैंने बताऊं कि मैंने प्रीवियस ईयर का जो डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन था वो मैंने सॉल्व करवाया था। अभी तक आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को देख लेना, हो सकता है कि आपका भी मिलता जुलता क्वेश्चन आ जाए। आपको सिंपली लिखना है यूट्यूब पर यूजीसी नेट मेंटर, ये लिख करके आगे लिख देना डेटा इंटरप्रिटेशन। ये लिख दोगे तो वो वाली वीडियो आ जाएगी, इसको देख लेना। मैंने अभी जो लास्ट ईयर का पेपर हुआ था आपका, उसके डेटा इंटरप्रिटेशन को मैंने आपको सॉल्व करके टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बताया था। आईसीटी में क्वेश्चन पूछा गया था रैम एंड रोम के ऊपर। तो रैम की फुल फॉर्म पता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम की फुल फॉर्म क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी। सो इसमें ये पूछा गया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है तो मैंने यहाँ पर डाल दिया कुछ चीजें इसके रिलेटेड। सो रैम इज ए फॉर्म ऑफ कंप्यूटर मेमोरी दैट कैन बी रीड एंड चेंज इन एनी ऑर्डर। तो इसको रीड भी किया जा सकता है, इसको चेंज भी किया जा सकता है। टिपिकली यूज टू स्टोर वर्किंग डेटा एंड मशीन कोड। रोम क्या होता है, दिस इज नॉन वॉलेटाइल, ये वॉलेटाइल नहीं होती है, एंड यूज कंप्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो गाइस याद रखना कि जो रोम है वो आपकी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी का पार्ट बनती है। एक क्वेश्चन पूछा गया था क्योटो प्रोटोकॉल के ऊपर। तो गाइस क्योटो प्रोटोकॉल हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है, इसके ऊपर तो बार बार क्वेश्चन बनते रहे, तो आप लोग भी रीड कर लेना इस टॉपिक को। क्योटो प्रोटोकॉल वाज एन इंटरनेशनल ट्रीटी व्हिच एक्सटेंडेड द 1992 यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज दैट कमिट स्टेट पार्टीज टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज। गाइस याद रखना कि जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो आपका ग्रीन हाउस गैसेज से रिलेशन रखता है, और साइंटिफिक कंसेंसस की बात की थी ग्लोबल वार्मिंग को हमें कम करना है। ग्लोबल वार्मिंग कम कैसे होगी, ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करके। तो जो ह्यूमन मेड CO2 है इसको हमें ज्यादा से ज्यादा कम करना है। इसके अलावा गाइस क्योटो प्रोटोकॉल में गैसेस की लिस्ट गिवन है, इसके अंदर कौन कौन सी गैसें हैं जिसको कम करने की बात कही गई है। तो ये मैंने अपनी प्रीवियस वाली वीडियो में बताया भी था आपको कि क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर जो है कौन कौन सी गैसों की बात कही गई। अगर आपने देखी मेरी प्रीवियस वाली एनालिसिस वीडियो तो आपको पता होगा, नहीं पता तो देख लेना, वहां पे मैंने क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में काफी डिटेल में बात की थी। इसके अलावा गाइस पेरिफेरल इनपुट डिवाइसेस के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो गाइस पेरिफेरल डिवाइसेस होते क्या है, A peripheral or peripheral devices is an auxiliary device used to put information into and get information out of a computer। मतलब ये कहने का ये हो गया कि कंप्यूटर्स में इंफॉर्मेशन पहुंचाने या कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन लेने के लिए या इनपुट के लिए फिर आउटपुट के लिए जब आप किसी तरह के डिवाइस का यूज करते हैं जो कि हेल्प करता है इन चीजों को करने में, तो उसको हम पेरिफेरल डिवाइस कहेंगे। उपकरण एक सहायक उपकरण है जिसका उपयोग कंप्यूटर में जानकारी डालने और जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ऐसी पेरिफेरल रोड होते हैं, आपको पता होगा, अगर आपको आइडिया है थोड़ा बहुत रोड का या हाईवेज का, तो वहाँ पे भी पेरिफेरल रोड या फिर पेरिफेरल हाईवे होते हैं। क्यों होता है वो, क्योंकि जो आपका मेन हाईवे है अगर इस पे आप ना जा पाए या इस पे ट्रैफिक लग जाए तो इस पे ट्रैफिक ना लगे, इस वजह से कुछ ऐसे करके साइड में बाईपास या फिर कुछ पेरिफेरल जो है हाईवे बना दिए जाते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि भाई कुछ लोग जो है यहाँ से भी जा सकते हैं ताकि यहाँ पर जो है ट्रैफिक ना लगे और जल्दी पहुंच जाए आप। तो इसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर भी पेरिफेरल डिवाइसेस लगाए जाते हैं ताकि कंप्यूटर स्मूथली काम करता रहे। अब इसके एग्जांपल कुछ भी हो सकता है, लाइक प्रिंटर हो गया आपका, ट्रैक बॉल जैसे माउस वगैरह हो गया, है ना। इसके अलावा कंप्यूटर प्रोजेक्टर हो गया, स्कैनर, मॉडम और बाकी जितने भी माउस वगैरह हो गए, सब के सब जो है इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। अगर हम बात करें रिसर्च के टॉपिक के ऊपर, तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था फील्ड एक्सपेरिमेंटल स्टडी क्या होती है गाइस। सो फील्ड एक्सपेरिमेंट आर स्टडीज यूजिंग एक्सपेरिमेंटल डिजाइन दैट अकर इन नेचुरल सेटिंग। मतलब नेचुरली जिस तरीके से चीजें हो रही हैं मार्केट में, अब आपकी पॉपुलेशन में जिस पर आप स्टडी करने जा रहे हो उसी के ऊपर आपको स्टडी करनी है। रिसर्चर एग्जामिन हाउ द मैनिपुलेशन ऑफ एट लीस्ट वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल लीड्स टू चेंज एन
डिपेंडेंट वेरिएबल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। तो नेचुरल एनवायरनमेंट में चीजों को रहते हुए एक जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसमें आप मैनिपुलेशन करोगे, फिर देखोगे कि डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या असर पड़ रहा है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। सपोज करो मार्केट में मैं जाता हूँ और मार्केट में देखता हूँ कि जो जीन्स का प्राइस है वो क्या है, तो मैं जो भी जीन्स का प्राइस है मार्केट में, मैं बिल्कुल भी उसको छेड़छाड़ नहीं कर रहा। मार्केट में कितनी सप्लाई है कितनी डिमांड है बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूं मैं, बस मैं जीन्स की एक जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जैसे सपोज करो एग्जांपल के तौर पे मैं इसकी सप्लाई ज्यादा कर देता हूं, तो सप्लाई ज्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, प्राइस कम हो जाएगा, है ना। तो क्या असर पड़ रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पे, या एडवर्टाइजिंग में ज्यादा कर दूं जीन्स की तो उसका क्या असर पड़ेगा, सेल्स ज्यादा होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके की जो स्टडी है जो कि नेचुरल सेटिंग में की जाती है विदाउट उसमें जो भी आपकी नेचुरली चीजें हो रही हैं उसको अफेक्ट किए बिना। अगर हम बात करेंगे मैथ्स में, तो मैथ्स में क्वेश्चन पूछा गया था, परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन बना था, परसेंटेज इन प्रॉफिट एंड लॉस, ये क्वेश्चन बार बार बन रहा है, इनको कर लो अच्छे से। नॉइस पोल्यूशन पे क्वेश्चन पूछा गया था, तो WHO के अकॉर्डिंग रिकमेंडेड मेंटेनिंग एनवायरमेंटल नॉइस जो है वो 70 डेसिबल है ओवर 24 आवर्स एंड 75 डेसिबल ओवर 8 आवर्स। मतलब अगर 75 डेसिबल की आवाज अगर आप सुनते हो तो 8 घंटे तक आप सुन सकते हो, इससे ज्यादा आप ना सुने। और वैसे 24 घंटे तक हमें 70 डेसिबल की आवाज सुननी चाहिए, इससे ज्यादा हमें जो है बाहर की नॉइस नहीं सुननी चाहिए, नहीं तो इससे आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचेगा। टू प्रिवेंट नॉइस इंड्यूस्ड हेयरिंग लॉस एंड 85 डेसिबल ओवर 1 आवर। अगर 85 डेसिबल की नॉइस क्रिएट हो रही है, बहुत ज्यादा हल्ला हो रहा है, तो 1 घंटे तक आप बर्दाश्त कर सकते हो, नहीं तो आपकी हेयरिंग लॉस में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। टू अवॉइड हियरिंग इम्पेयरमेंट। तो गाइस इस कंटेंट को मैंने आई थिंक हिंदी में भी लिखा हुआ है, नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, वैसे मैंने पढ़ के तो सुनाई दिया आपको। अच्छा, परमिसेबल नॉइस लेवल क्या है इंडिया में, गाइस इस चीज को अच्छे से याद कर लो। इसको मैंने अपने क्रैश कोर्स में बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है। जिन स्टूडेंट ने मेरे क्रैश कोर्स को से पढ़ाई करी है, मैं 100% गारंटी दे रहा हूं कि ये लोग बहुत अच्छे से पेपर करके आए होंगे, बिकॉज मैक्सिमम क्वेश्चन ये लगा लो कि 60 to 70% जो क्वेश्चंस फंसे हैं वो सेम टू सेम क्रैश कोर्स से फंसे, जो बच्चों को मैंने एक्सप्लेन किया अपने क्रैश कोर्स में। और अपने क्रैश में ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ना इस टाइम, जो मैंने आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ये कंप्लीट क्रैश कोर्स का ही पार्ट है, ये मैंने वहीं से कॉपी पेस्ट मारा है यहाँ पर। तो ये जो क्रैश कोर्स मैंने चीजों को एक्सप्लेन किया था, देख लीजिए, सेम टू सेम एग्जाम में पूछा जा रहा है आपसे। सो गाइस यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरियाज की अगर हम बात करें तो परमिसिबल लिमिट होती है 75 डेसिबल फॉर डे टाइम एंड नाइट में 70 डेसिबल की लिमिट होती है। अगर हम बात करें कमर्शियल एरिया की तो 65 एंड 55 डेसिबल, इन रेजिडेंशियल एरिया इट इज 55 एंड 45 ड्यूरिंग डे टाइम एंड नाइट टाइम। तो रेजिडेंशियल एरिया में अगर आप रहते हो तो डे में 55 डेसिबल और नाइट में 45 डेसिबल। अगर आप कमर्शियल एरिया में रहते हो तो 65 डे में और 55 नाइट में, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये लिमिट बना रखी है हमारी इंडिया में, और अगर इससे ज्यादा होती है तो फिर फाइन लगता है। जैसे आपको पता होगा कि डीजे बजाना बंद है इंडिया में, बैन किया हुआ 10-11 बजे के बाद, है ना। स्टेट गवर्नमेंट हैव डिक्लेयर्ड साइलेंट जोन, तो स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत जगह साइलेंट जोन भी जो है डिक्लेयर किया हुआ है, जहां पर इट इज दैट लाई विद इन 100 मीटर ऑफ प्रीमाइसेस ऑफ स्कूल वगैरह हो गया, कॉलेजेस हो गए, हॉस्पिटल हो गए, कोर्ट हो गए, तो यहाँ पर जो है 100 मीटर तक बिल्कुल ही साइलेंट जोन डिक्लेयर किया हुआ है। आप बिल्कुल भी ऊपर ना तो डीजे बजा सकते हो ना ही कुछ बम वगैरह फोड़ सकते हो। बम का मतलब क्या, पटाखे वगैरह। परमिसिबल नॉइस लिमिट इन दिस जोन इज 50 डेसिबल ड्यूरिंग द डे टाइम एंड 40 डेसिबल फॉर द ड्यूरिंग द नाइट टाइम। तो गाइस देखिए, मैंने अपने क्रैश कोर्स में तीनों चीजें बताई थी, इंडस्ट्रियल एरिया भी बताया था, रेजिडेंशियल एरिया भी बताया था, और साथ ही मैंने साइलेंट जोन के बारे में भी चीजें एक्सप्लेन करी थी। सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन वही आया है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। इसके अलावा गाइस ये भी मैंने अपने क्रैश कोर्स में और मैंने यूट्यूब वीडियोस में भी इस चीज को एक्सप्लेन किया हुआ था कि स्वयं और मूक के अंदर जो 4 क्वाड्रेंट होते हैं उसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी उनको पता होगा, कमेंट करके बताना आप लोग अगर देखा है आपने पहले मेरी वीडियोस। मैंने कहा था 4 क्वाड्रेंट होते हैं, वीडियो लेक्चर होते हैं इसके अंदर, स्पेशली प्रिपेयर्ड रीडिंग मटेरियल दैट इज पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स वगैरह होते हैं, फिर बुक्स वगैरह होती हैं, ई बुक्स, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट वगैरह होते हैं, और इसके अलावा यहाँ पर ऑनलाइन डिस्कशन फोरम है जहाँ पे आप अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हो। तो 4 क्वाड्रेंट पे काम करता है। तो गाइस जब भी आप स्वयं पे कोई कोर्स करते हो फिर कोई मूक का कोर्स ज्वाइन करते हो तो इसमें आपको लेक्चर्स मिलते हैं, आपको नोट्स मिलते हैं जिसको आप प्रिंट भी करा सकते हो, टेस्ट वगैरह लिए जाते हैं आपके ताकि आपका पता चले, सेल्फ असेसमेंट आप कर सकें, और ऑनलाइन डिस्कशन फोरम होता है ताकि आप डाउट क्लियर कर सकें। तो गाइस ये 4 क्वाड्रेंट पे काम करता है। अब मैंने आपको इसके 3 सिद्धांत बताए थे, 3 कार्डिनल प्रिंसिपल बताए थे मैंने आपको। अगर याद है तो कमेंट करके बताना, क्योंकि वो भी एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों ही चीज को मैंने क्रैश कोर्स और यूट्यूब वीडियोस दोनों जगह मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था, है ना। आरसी मॉडरेट लेवल का था क्वेश्चन, था बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे। तो मैंने बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है यूट्यूब पे ही मैंने कवर किया हुआ, आप चाहे तो देख लेना, लिख देना यूजीसी नेट मेंटर, आगे लिख देना बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो वाली वीडियो आ जाएगी। उपमान पे क्वेश्चन था, इंडियन लॉजिक में, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम पे क्वेश्चन था, हायर एजुकेशन में इस तरह के क्वेश्चन बनेगा। इसके अलावा हाइपोथेसिस पे क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए हाइपोथेसिस 2 तरह की होती है, एक होती है आपकी अल्टरनेट हाइपोथेसिस और एक होती है आपकी नल हाइपोथेसिस। 2 तरह की हाइपोथेसिस होती हैं।
तो यहाँ पर जो आपका एरर होता है टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और बन सकते हैं दोबारा से। तो गाइस इसको अच्छे से पढ़ लेना। वैसे मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक ब्रीफली समझा देता हूँ। देखिए टाइप 1 एरर कब होता है, जब आपकी नल हाइपोथेसिस, H0 को बोलते हैं हम लोग नल हाइपोथेसिस, जब नल हाइपोथेसिस ट्रू हो और आप इसको रिजेक्ट कर दो तब टाइप 1 का एरर हो जाता है। और टाइप 2 एरर कब होता है, जब ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस ट्रू है और आपने इसको रिजेक्ट कर दिया, मतलब आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया, आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया H0 को और इसको रिजेक्ट कर दिया। तो जब HA दैट इज ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस जब ट्रू है, इसको रिजेक्ट कर दिया, तो टाइप 2 एरर आपने कर दिया। तो दो ही एरर होते हैं, जब आप ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस ट्रू है और रिजेक्ट कर दो तो टाइप 1 एरर, और H1 ट्रू था, HA ट्रू था, मतलब ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस ट्रू थी, उसको रिजेक्ट कर दिया तो टाइप 2 एरर। दो ही एरर पूछे जाते हैं। और गाइस याद रखना टाइप 1 एरर को अल्फा एरर और टाइप 2 एरर को बीटा एरर भी कहते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में बन सकते हैं आपको, बना था। इसके अलावा गाइस बाइनरी नंबर पे क्वेश्चन बन सकता है। बाइनरी नंबर का जो कन्वर्जन है, वैसे क्वेश्चन बना तो नहीं था इस वाली शिफ्ट में, लेकिन सेकंड शिफ्ट में या फिर कल पूछा जा सकता है जो 30 तारीख को एग्जाम है। तो आप इसका कन्वर्जन सीख लेना। ये वीडियो मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा यूट्यूब पे, ये वाली वीडियो अवेलेबल है। आप सिंपली सर्च करेंगे UGC नेट मेंटर, ऐसे सर्च करके आगे लिख देना बाइनरी, बाइनरी लिखोगे जैसे ही वैसे ही वाली वीडियो आ जाएगी, देख लेना, क्योंकि कन्वर्जन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर्पज से। इसके अलावा गाइस इंडियन लॉजिक की अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा तो देख लेना, क्लास नंबर 36 है इंडियन लॉजिक की। और इंपॉर्टेंट MCQ सीरीज में मैंने इंडियन लॉजिक के काफी सारे MCQs भी डिस्कस कर रखे हैं आपके साथ, MCQs और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस किए हुए हैं। और इसके अलावा गाइस इफेक्टिव टीचिंग पे क्वेश्चन पूछा गया था, और रिसर्च पे की बेस्ड पे क्वेश्चन था, लाइक टाइप्स ऑफ रिसर्च और जो सैम्पलिंग ऑफ रिसर्च के जो सैम्पलिंग होती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। असर्शन रीजन के बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं, तो मेरे कहने से ये वाली वीडियो जरूर देख लेना, जिसमें मैंने आपको सीक्रेट ट्रिक्स बताए थे। तो आप सिंपली सर्च करना UGC नेट मेंटर, नहीं तो इसका लिंक आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आप अवेलेबल करवा दूंगा, तो वहां पे भी आप जाके देख सकते हो। डेटा इंटरप्रिटेशन मैंने आपको बता दिया किस तरीके से सर्च करना है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये वाली वीडियो देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे चैनल पे अवेलेबल है ये। सिंपली सर्च करेंगे आप UGC नेट मेंटर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो ये वाली वीडियो आ जाएगी। और गाइस देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज को आप जरूर फॉलो करें, नहीं फॉलो किया तो जरूर फॉलो कर लो। ये हमारे इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में अवेलेबल है, इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ और इस सीरीज को फॉलो कर लो। यहाँ इस सीरीज से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। आप अगर मुझसे बोलेंगे तो मैं स्टूडेंट के मैसेजेस का स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगा, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं इस सीरीज से। जिस भी स्टूडेंट ने इस सीरीज को फॉलो किया है उसको डायरेक्ट बेनिफिट मिला है एग्जाम में, ऐसे स्टूडेंट्स ने खुद मुझे मैसेज करके बताया व्हाट्सएप पे। तो अभी तक आपने इस सीरीज को फॉलो नहीं किया तो कर लो, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। सिंपली आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज मिल जाएगी, इसको गो थ्रू कर लो, डेफिनेटली इससे आपकी काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। गाइस ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें अगर नहीं किया है तो, वहाँ पे भी आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहते हैं। इसके अलावा गाइस अभी जो शाम को हमारी क्लास होगी रात को 8 या 8 बजे के आसपास, उसमें मैं आपको कॉमर्स के पेपर का एनालिसिस करके दिखा दूंगा। तो गाइस मेक श्योर आप उस लेक्चर को भी अटेंड करें ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। इस वीडियो में इतना गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग UGC नेट मेंटर, थैंक यू सो मच।